तकनीकी कारणों से ये क्लिप थोड़ा सा कट हो गई विद्युत वगैरह की वजह से। तो हम लोगों ने देखा कि 3 नीतियाँ, एक तो लॉर्ड लिट्टन की दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम, इससे लोग नाराज हुए। और एल्बर्ट विल विवाद आया जो कि न्यायिक विवाद था एक, और तीसरा कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किए जाने। इन बातों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हमारा सिर्फ उद्देश्य है कि राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था, तो हम लोग संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। अगर देखें समाज सुधार के कुछ नियम आए, जैसा कि राजा राम मोहन राय इसके अग्रदूत थे। सती प्रथा निवारण अधिनियम 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर बैन कर देना। इससे क्या हुआ कि लोग जो कट्टर रूढ़िवादी हिंदू थे, ब्राह्मणवादी, वे लोग नाराज हो गए, तो अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष हो गया। यद्यपि सुधार का नियम था, हम एक तो सुधार हुआ, तो इससे भी लोग थोड़ा सा राष्ट्रवाद की तरफ जुड़े। दास प्रथा पर रोक लगी। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम इन्होंने पारित किया 1851 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। नरबल प्रथा पर रोक, ठगी प्रथा पर रोक। तो समाज में जब कुछ सुधार आया तो अब हमें आगे ये लगा कि क्यों ना हम स्वाधीन हो जाएं, इन कानूनों को हम अपने ढंग से बनाएं। तो समाज सुधार के नियम भी हमें राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किए। और अंग्रेजी शिक्षा, अगर अंग्रेजी शिक्षा की बात करें तो इससे क्या हुआ कि हमें देश विदेश में भ्रमण करने या वहाँ के ग्रंथ पढ़ने, वहाँ की राजनीति, वहाँ के समाज, वहाँ के बारे में पढ़ने का अवसर मिला। तो अंग्रेजी शिक्षा की वजह से ये, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा इसमें लिंग्वा फ्रैंका थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बोली जाती है अंग्रेजी, इस वजह से अंग्रेजी शिक्षा की वजह से भी जागरूकता फैली। अब जो लोग नहीं जान पाते थे, अंग्रेजी वाले अखबार को भी पढ़ के जानने लगे। तमाम ऐसी चीज़ें आई सब सिद्धि। और धार्मिक समाज सुधार आंदोलन, धार्मिक समाज सुधार आंदोलन जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, बहुत सारे आए। उसमें राम मोहन राय द्वारा, राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और तमाम ऐसे सती प्रथा इन्हीं की देन है, राम मोहन राय द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा 400 दिए गए, 400 स्वराज, स्वाधीनता, स्वभाषा, स्वराज, ये सारी चीज़ें इन्होंने दिया। 400 दिया दयानंद सरस्वती ने। और इसी तरह से महादेव गोविंद रानडे, एम.जी. रानडे, ज्योतिबा फुले, केशव चंद्र सेन आदि लोगों के कारण एक समाज सुधार हुआ और राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। और इसी के साथ हम और चीज़ों पर ध्यान दें अगर, तो आर्थिक शोषण भी एक जिम्मेदार था राष्ट्रवाद के उदय के लिए। आर्थिक शोषण में हमने देखा क्या, आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण, पहली बात उद्योगों का शोषण। उद्योगों का शोषण का मतलब, हमारे यहाँ से लोग कच्चे माल ले जाते थे, कच्चा माल, और ब्रिटेन में मशीनों द्वारा संसाधित माल को लाकर हमारे बाजार में बेचते थे कई गुना मुनाफे पे। तो इस वजह से हमारे यहाँ के जो हथकरघा उद्योग थे और छोटे मोटे उद्योग, वो डूब गए, या तो बंद हो गए या तो उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। इस वजह से हमें लगा कि हमारा आर्थिक शोषण अंग्रेज किए, भारतीय चेतना का उदय हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आर्थिक शोषण के साथ साथ, मतलब आर्थिक शोषण में यही आए, दादा भाई नौरोजी ने ये दिया था कि धन बहिर्गमन की बात करें। बहिर्गमन, अंग्रेज यहाँ से माल ले जाते हैं, कच्चा माल वहाँ से संसाधित करके महंगे महंगे दामों पर बेचते हैं। हमारे यहाँ से जितना धन है सब यहाँ से उठा के विदेश में चला जा रहा है। यहाँ तक कि जो वहाँ के अंग्रेज प्रशासनिक
अधिकारी या वहाँ के जो यूरोपीय कर्मचारी थे उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा दी जाती थी भारतीय पैसों से कि वे लोग अपने वेतन का अधिकांश हिस्सा अपने या तो क्या बल्कि भेज ही देते थे या तो खुद खर्च कर देते थे। इससे भी हमारा आर्थिक दोहन हुआ, तो धन बहिर्गमन होने के कारण भी हम नाराज हुए। और जो किसानों का शोषण हुआ, अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं अगर बात करूं, किसानों का शोषण, अब किसानों के शोषण में क्या हुआ कि पहली बात, इसमें 3 व्यवस्थाएं आई। एक व्यवस्था इजारेदारी, जिसे कहते हैं ठेका व्यवस्था। एक एक को भी हम डिटेल में चर्चा कर देते हैं। दूसरी आई, इजारेदारी के बाद आई अस्थाई बंदोबस्त। तीसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था। चौथी महालवाड़ी व्यवस्था। ये भूमि राजस्व वसूलने के तरीके इनके हुआ करते थे। इन पे हम लोग चर्चा करते हैं डिटेल पर। इसको एक संक्षिप्त में नोट कर लें पहले। तो अगर हम इनके एक एक पे चर्चा करें तो उद्योगों का शोषण समझ गए, धन बहिर्गमन कैसे हुआ, और ये भूमि राजस्व में क्या हुआ। तो चलिए एक एक को उठाते हैं। इजारेदारी, इसे इजारेदारी या हम कह सकते हैं कि ठेकेदारी व्यवस्था। और ये जब कंपनी के बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है, तब उन क्षेत्रों में अब राजस्व कैसे अधिक से अधिक वसूला जाए उसका प्रश्न उठने लगा। तो अब कंपनी में जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, इसने एक व्यवस्था लाई जिसका नाम था इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था। और ये सन 72 की बात है, वर्ष 1772 ईस्वी में प्रारंभ किया। इजारेदारी व्यवस्था की ऐसी 2 बातें प्रमुख हैं। एक तो इन्होंने पहली बात जो थी इस तरह लिखे, हाँ ठीक है, 5 वर्षीय नीलामी। मतलब पहली बात कि ये लोग 5 वर्ष के लिए नीलामी करते थे, ठेका देते थे। जो अधिक बोली लगाने वाले को, नीलामी अधिक बोली लगाने वाले को भूमि उसे दी जाती थी जो अधिक बोली लगाता था। जैसे मान लीजिए 10 बीघे ज़मीन है, अब बोली लगा दी गई, ये 10 बीघा कौन लेगा, जो ये कहता था कि हम इतनी ज़्यादा आपको लगान वसूल के देंगे, तो उसको दी जाती थी। दूसरी कि इसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दिया जाता था, और इसमें एक बार जो बोली लग गई तो लग गई, अब उतना वसूल के देना होता था। और साथ में अब चाहे अन्न हो या ना हो, जबरन वसूलते थे जमींदार या ठेकेदार जिसे कहते थे इजारेदार। और दर भी स्वयं तय करते थे, कभी कभी जितना अधिक वसूल ले उतना उनका होता था। इससे भारतीय किसान तंग आ गया। और लेकिन वहाँ देते कुछ थे और वसूलते यहाँ ज़्यादा थे, तो कंपनी को आय में तो वृद्धि हुई कंपनी के, पर उतनी वृद्धि नहीं हुई। फिर अगला तब देखा कि इस व्यवस्था में थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो 5 साल बाद यानी 77 में
लगभग हाँ 77 में 1777 में एक वर्षीय नीलामी शुरू कर दी गई। एक वर्षीय नीलामी मतलब अब ये हर वर्ष बोली लगने लगी। अब इसमें होता ये था कि आय तो बढ़ रही थी, तो जब हर वर्ष बोली लगती थी तो हर वर्ष नए नए रेट तय होते थे। हर वर्ष नए नए रेट तय होने की वजह से तो जो किसान लेता था तो वही सोचता था कि इस बार में भूमि मिली, अगली बार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो ठेकेदार लेता था। इसलिए वो लगान तो वसूलता था कड़ाई के साथ, लेकिन भूमि सुधार की तरफ ध्यान नहीं देता था। लिहाजा भूमि दिन प्रतिदिन बंजर होती गई, जिससे नाराजगी होने लगी, भारतीय किसानों का शोषण होने लगा। जब शोषण होता है, अन्याय होती है, तो वहाँ असंतोष का जन्म होता है और असंतोष से आंदोलन उपजता है। फिर इसके बाद पहली व्यवस्था इजारेदारी हुई और दूसरी व्यवस्था हम लोग देखेंगे अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई 1793 की बात है, 22 मार्च 1793 में आई थी दूसरी व्यवस्था। क्या थी? अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, हालांकि डेट नहीं याद रखनी, लेकिन लॉन्च इसी दिन हुई थी 22 मार्च 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में गवर्नर जनरल बनकर आता है, और जब ये गवर्नर जनरल बनकर आता है तो इसके ऊपर दबाव बनने लगता है। कंपनी के अधिकारियों द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा दबाव बनने लगता है कि अधिक से अधिक राशि वसूलो। तो अब इसने क्या किया, कॉर्नवालिस ने क्या किया, और उस समय ये था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल इसके और समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पिट था। तो पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ते हैं आप। पिट तो अब क्या किया कि यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, जॉन शोर थे और कई लोग, उनमें जो है जॉन शोर, चार्ल्स ग्रांट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य, इनमें, और डंडास, जो डंडास था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक तरह से सभापति था। डंडास उसका नाम है, डंडास, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सभापति, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सभापति था। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य भी थे, और एक व्यक्ति थे एक था जॉन शोर, चार्ल्स ग्रांट, और एक तो कॉर्नवालिस स्वयं। तो स्टार्ट में ये व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त का मतलब कि जमींदारी प्रथा, इकट्ठे जमीन परमानेंट दे दिया जाए। और शुरू में तो जॉन शोर, चार्ल्स ग्रांट, डंडास, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सभापति था, नियंत्रण मंडल का, और निदेशक मंडल में काफ़ी संघर्ष की स्थिति थी। तो पिट्स महोदय ने क्या किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सभापति थे डंडास को भेजा, कहा कि जाओ सहमति बनाओ। तो इन सारे सदस्यों के बीच एक आपसी सहमति बनती है। तो परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थाई बंदोबस्त 22 मार्च 1793 को लॉन्च किया जाता है। और इसका जो लॉन्च किया गया, इस सदस्यों के नाम याद रखना है, लेकिन इसका यही है। अब होता है इसके अनुसार कि ये पूरे भारत के लगभग 19% भूमि पर ये सदस्य, ये पीटी के फैक्ट हैं, इनको याद करना पड़ता है। 19% भूमि पर भारत, ब्रिटिश भारत के 19% भूमि पर ये व्यवस्था लागू हुई। और
ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी का जो बनारस प्रखंड है, बनारस प्रखंड, बनारस प्रखंड के साथ साथ कर्नाटक का कुछ हिस्सा यानी उत्तरी कर्नाटक, कर्नाटक में ये व्यवस्था चली। तो परमानेंट सेटलमेंट का मतलब ये हुआ, अस्थायी बंदोबस्त, कि अब जमीन दे दी जा रही थी परमानेंट आपको, वसूलिए। अब इससे होता क्या था कि जमींदारी वर्ग का उद्भव होता है। जमींदार जमीन लेते थे, अब वो चाहते थे इनको पुश्तैनी अधिकार मिल जाता, तो वो चाहे तो किसानों से जबरन वसूली करते थे। अगर जो किसान नहीं दे पाता था उससे भूमि छीन लेते थे, और इतना ही नहीं, अपनी भूमि वसीयत के रूप में किसी और को दे सकते थे, अपने वारिस को देते थे। अपनी भूमि, ये जमींदारी के तहत अपनी भूमि को एक से दूसरे को बेच सकता था। तो ये सारे समस्याएं इसमें उत्पन्न हुई। हालांकि ये बहुत शोषण करने लगी। अब होता ये था कि वसूलते तो थे, दरें तो ये लोग तय करते थे। इसमें लगभग कहने का मतलब कि उसमें नियम बनाया कि 10/11 भाग सरकार को, यानी ब्रिटिश सरकार को दिया जाएगा कुल राजस्व का, जो राजस्व यानी मालगुजारी वसूली जाएगी, और 1/11 भाग जमींदार रखेगा। जमींदार, समस्या ये थी कि, और इसमें ये प्रावधान था, अगर इससे अधिक वसूल पाते हो तो आपकी हो जाती है। तो कुछ तो जमींदार इतने, मतलब दिन प्रतिदिन इतने अमीर होते चले गए, और जो किसान दशा दिन ब दिन हाल बेहाल होती चली गई। कुछ क्या, अधिकांश तो जो जमींदार थे, यानी जो अस्थाई बंदोबस्त के तहत जिनको ज़मीनें मिली थी, वो छोड़ करके शहरों में रहने लगे, बड़े बड़े शहरों में विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे, और भूमि सुधार पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो ये थी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और तीसरी व्यवस्था जो आती है रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो ये तीसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था है। और ये जो है 1820 में टॉमस मुनरो, ये मद्रास का गवर्नर था उस समय, मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो, इनके नाम पूछे जाते हैं। और 1820, उम्मीद है कि देखिए पीटी का एग्ज़ाम भी है, IAS पीटी, उसमें भी देखिए हो सकता कुछ मिले। तो 1820 में मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो इसे लॉन्च किया। ये पूरे भारत के 51% भूमि पर, मद्रास, बम्बई, पूरी मद्रास बम्बई के साथ साथ असम के कुछ पार्ट पर, तथा असम के कुछ भूभाग पर, पूरा नहीं, ये व्यवस्था लागू हुई। और ये कहें जो अब तक की व्यवस्था थी, इजारेदारी को जो समाप्त करके ये व्यवस्था आने लगी, तो इनमें क्या हुआ कि अब 51% भूभाग पर, यानी जो ब्रिटिश भारत का कुल 51% भूभाग था, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता। रैयत का मतलब था किसान। अब लगान सीधे किसानों से वसूली जाएगी। बिचौलिए, इसका उद्देश्य था बिचौलिए की समाप्ति, मध्यस्थता नहीं रहेगी। यही कारण है कि जिन क्षेत्रों में जमींदारी चली आ रही थी, स्वतंत्रता के बाद जब जमींदारी में, यानी संविधान के प्रथम संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत जमींदारी व्यवस्था तब जाके समाप्त हुई। तो जमींदारी वाले इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा गैप है, अमीरी गरीबी के बीच गैप है। और जिन इलाकों में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, वहाँ पे गैप नहीं है, यानी कहने का मतलब लगभग
समानता असमता की ओर चलते हैं लोग। तो टॉमस मुलरो इसको लॉन्च किया था। और एक और आती है लास्ट में जिसको हम कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब होता है ग्राम से, हाँ, तो महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इसका मतलब होता है महालवाड़ी व्यवस्था। अब इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स आ गया था। जब इजारेदारी थी तो वारेन हेस्टिंग्स था, और इसमें आ गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स वायसराय आ गया था, इसमें गवर्नर जनरल आ गया था। और ये महालवाड़ी जो लगी, महालवाड़ी मध्य प्रांत, मध्य प्रांत यूपी कहें, उत्तर प्रदेश का उस समय यूनाइटेड प्रोविंस भी हुआ करता था। मध्य प्रांत आगरा यहाँ हम लिखते हैं, आगरा वाले इलाके में लॉन्च हुई थी। और साथ में पंजाब वाला इलाका इसके अंतर्गत आता था। तो इसके अंतर्गत जो भूमि का प्रतिशत था कुल 30% भूभाग पर यह व्यवस्था लॉन्च हुई थी। एक तो ये बात फैक्ट के रूप में जानना जरूरी है। इजारेदारी जब खत्म हुई तो ये 3 पद्धतियां आई। जब तो पहली 19% भूभाग, यानी जो जमींदारी व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त के तहत आई। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत 51% भूभाग, और महालवाड़ी प्रथा के अंतर्गत 30% भूभाग। ये फैक्ट फिगर याद रखने पड़ेंगे। हाँ, महाल का मतलब होता है गांव से, मतलब गांव का जो मुखिया होता है। किसान अब क्या करेंगे, एक सामूहिक रूप से जमीन गांव की होगी, सारे किसानों को बांट दी जाएगी, सब लोग ले जा करके महालों को देंगे, महाल के मुखिया को देंगे, और मुखिया लगान ले जाके अंग्रेज को देगा। इस तरह धीरे धीरे क्या हुआ कि मुखिया वर्ग का पनपता चला गया। मुखिया वर्ग भी शोषण करने लगा। धीरे धीरे वहाँ पे किसानों की दशा दयनीय। गांव में एक जिसको महाल का मुखिया बनाया जाता तो धनी से धनी बदिन प्रतिदिन होता चला गया। तो इस तरह से भी असंतोष हो गया लोगों में। तो आर्थिक शोषण इस तरह से हुआ, हम लोगों ने देखा। इन चीज़ों को देखते हुए अब कुछ संगठन हम उस समय आगे आए, राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई। तो फिर कांग्रेस का जन्म होता है। कांग्रेस के जन्म से पहले बंगाल में कुछ संस्थाएं स्थापित होती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब कांग्रेस की स्थापना से पूर्व में, चूंकि जो हम उदारवादी चरण देख रहे हैं उनमें विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना विशेष टॉपिक है, तो हम देखते हैं कांग्रेस से पूर्व कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित हुई। कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं, क्योंकि इनका भी योगदान था। कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाओं ने भी खूब रोल प्ले किया अपना। लेकिन देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम, अलग अलग संस्थाएं, बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना हुई पहले चरण में। और मैं कांग्रेस से पहले इन संस्थाओं की फैक्ट के रूप में जानते हैं थोड़ा सा। अगर हम बंगाल की संस्थाओं के बारे में बात करें, बंगाल की संस्थाएं, तो बंगाल के प्रमुख संगठन लिख सकते हैं हम इसको। प्रमुख संगठन, कौन कौन से संगठन बंगाल में? तो पहला संगठन 1836 में राजा राममोहन राय के सहयोगियों द्वारा बंग भाषा प्रकाशक सभा। पहला है बंग भाषा प्रकाशक सभा। बंग भाषा प्रकाशक सभा
ये इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा, सीधे राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा, राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा। राजा राम मोहन राय साहित्य को बहुत ध्यान देते थे। उन्होंने कहा इसका जो मेन उद्देश्य था, कहें इस संगठन का जो उद्देश्य था, कि बंगाल का पहला संगठन है। कभी कभी क्रोनोलॉजी कालानुक्रम पूछ लेता है कि कौन संस्था पहले स्थापित हुई। हालांकि इसे राष्ट्रीय मंच नहीं मिल पाया था, ये बंगाल तक ही सिकुड़ कर रह गई थी। और इसकी जो बंगाली भाषा एवं साहित्य का प्रचार प्रसार एवं साहित्य का प्रचार प्रसार, नाम से ही पता चल रहा है। तो इस संस्था इन संस्था की स्थापना इसी के लिए हुई थी। फिर आती है लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। 1838 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन भी इसका नाम, उपनाम इसका है जमींदार एसोसिएशन या जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारों का संगठन था ये। और इसकी स्थापना जो है द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार ठाकुर द्वारा। द्वारकानाथ टैगोर तथा प्रसन्न कुमार ठाकुर द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी। और इसके बाद, इसके 5 साल बाद, यानी 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। यहाँ पे नाम 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है। और इस जो ये है, इसका काम था कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। जबकि ये लैंड होल्डर सोसाइटी जो है, ये पहली राजनीतिक संस्था थी बंगाल में, पहली राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी, जिन्होंने संवैधानिक तरीके से अपनी मांग प्रस्तुत की। इसके बाद यहाँ स्पेस नहीं है तो मिटाना चाहेंगे हम। तो राष्ट्र सेवा एवं समाजवाद की भावना का बढ़ावा दिया इसने बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ने। और जो लैंड होल्डर एसोसिएशन था या लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन उपनाम, इसका उद्देश्य अपनी जमींदारी की रक्षा के लिए था। अब होता क्या है, बहुत सारे संगठन अभी हैं हमने 2 संगठन का नाम लिया। एक का नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी, होल्डर्स सोसाइटी, और दूसरे का नाम है, दूसरी संस्था है बंगाल ब्रिटिश इंडिया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। एक 1838 में 1843 में, नहीं जी, ये 38 में ही तो थी, ये तो प्रकाशक सभा थी 1838 में, और ये है 1843 में। अब ये जमींदारी की और ये राष्ट्रवाद अन्य समाज सेवा के लिए थी। हुआ क्या
कि दोनों संस्थाएं मिल गई। 1851 में दोनों मिल करके एक हो गई और 1851 में एक नई संस्था जन्म लेती है दोनों के मिलने से, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। उसका नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। $1851 में। तो इसका जो कार्य था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का, ये प्रार्थना पत्र के माध्यम से ब्रिटेन की संसद से अपील की कि जो आने वाला 1853 का चार्टर है उसमें हमारे कुछ संवैधानिक सुधार रखिए। उन्होंने कुछ लोकप्रिय विधानों के लिए एक हमारी विधायिका बनाई। कहने का मतलब विधायिका में विस्तार की बात की। तो ये मूल संस्थाएं थी या पहला राजनीतिक संगठन था। इसके बाद जब ये बना और दोनों मिल करके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में हो गए। देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की मांगे क्या थी, इसने कार्य क्या किया, आखिर इसका उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और इसकी स्थापना हो जाती है दोनों के मिलने से 1851 में। इसका कार्य क्या था? प्रार्थना पत्र के माध्यम से ब्रिटिश संसद से अपील, संसद से अपील करना। और क्या अपील इसने किया कि हमारे कुछ सुधारवादी कदम, सुधारवादी उदारवादी कदम 1853 के आने वाले चार्टर में, 1853 के आने वाले चार्टर में शामिल किया जाए। इन्होंने अपील किया। तो क्या मांग क्या किया था? पहली तो कहा कि लोकप्रिय उद्देश्यों वाली पृथक विधायिका की स्थापना। लोकप्रिय उद्देश्यों वाली पृथक विधायिका की स्थापना की मांग की इन्होंने। दूसरी बात इन्होंने कहा कि उच्च वर्ग के नौकरशाहों के वेतन में कमी, उच्च वर्ग के नौकरशाहों के वेतन में कमी की जाए, कमी की मांग की। कहा कि इनको कुछ कम किया जाए। और तीसरी जो बात की, नमक कर, आबकारी कर यानी शराब कर, आबकारी कर तथा डाक शुल्क समाप्त किया जाए। डाक शुल्क की समाप्ति। कहा कि डाक इतना हमारा जो आपका 1853 का चार्टर बन के आने वाला है, हमारे यही तीनों कदम आप उसमें रख दीजिए। हालांकि इनकी कुछ बात मानते हुए क्या किया कि गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में, अच्छा प्रभाव क्या हुआ, इनकी तो ये मांग थी, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, हम मिटा रहे हैं ऊपर से। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन
का प्रभाव क्या पड़ा, इनकी मांग का प्रभाव गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में विधायी परिषद में 6 मनोनीत सदस्य, मतलब अब भारतीयों से 6 मनोनीत सदस्य, अब इसका विस्तार किया गया कि 6 अन्य मनोनीत सदस्य लिए जाएंगे। तो ये एक प्रभाव पड़ा। पहली मांग, कहने का मतलब थोड़ी ही सही, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जब मिलकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनती है तो वो अपनी मांग एक ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रार्थना पत्र के माध्यम से रखते हैं कि एक विधायिका में थोड़ा विस्तार किया जाए, नमक कर, आबकारी कर और डाक शुल्क की समाप्ति की जाए, और साथ में कहा कि उच्च वर्ग के नौकरशाहों की सैलरी में कमी किया जाए ताकि उनके जो अधिक से अधिक वेतन ले जा रहे हैं कम वेतन लें, हमारा शोषण बचेगा, इसे शोषण होने से हमें मुक्ति मिलेगी। तो ये उद्देश्य था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दादा भाई का एक और आता है, उस संगठन होता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, देखिए ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में बात रखी गई थी, और इसकी स्थापना भी जो है, इस्टेब्लिशमेंट भी लंदन में ही हुआ था, लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा। स्थापना हुई थी। और जो इस संगठन का उद्देश्य था, संगठन भारत के लोगों की समस्याओं, भारत के लोगों की समस्याओं एवं मांग के लिए, यानी मांग से ब्रिटेन को अवगत कराना, कि ब्रिटेन को हम अवगत कराएं कि भारत के लोगों की समस्या क्या है, उनकी मांग क्या है। इस संगठन का यही उद्देश्य था। और तथा इंग्लैंड में भारत के लिए भारी जन समर्थन तैयार करना, भारी जन समर्थन तैयार करना, ये दादा भाई नौरोजी की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का ये उद्देश्य था। कालांतर में इसकी संस्थाएं भारत के भी कई हिस्सों में खुल गई, बहुत सारे हिस्सों में खुल गई। तो ये था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये भी देखिए कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्थाओं की बात कर रहे हैं। और जो ये संस्थाएं हैं उन्हें बंगाल की किया, लेकिन ये तो लंदन में स्थापित हुई और आकर के भारत में कई हिस्सों में स्थापित हुई। फिर एक और संस्था आती है इंडियन लीग, 1875 में। इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष इसकी स्थापना करते हैं। इंडियन लीग और ये 1875 में, और संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष। इन्होंने स्थापना की और इस लीग का जो उद्देश्य था, राजनीतिक शिक्षा एवं राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना। राजनीतिक शिक्षा, लोगों को राजनीति के प्रति जागरूक करना, राजनीतिक शिक्षा एवं
राष्ट्रवाद के प्रति या राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना, की भावना को जागृत करना। ये तो इंडियन लीग की जो स्थापना किए शिशिर कुमार घोष 1875 में, लेकिन एक ही साल बाद ये संस्था का नाम बदलकर हो गया, यानी एक साल मतलब 1876 में संस्था का नाम हुआ इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। मतलब उसी इंडियन लीग का परिवर्धित रूप या परिवर्तित रूप इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता हो गया एक साल बाद। और इसके जो प्रमुख नेता थे, ये प्रमुख नेता इसके बड़े इम्पोर्टेंट, नेता का नाम याद रखना है। जो प्रमुख नेता रहे हैं ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दूसरे थे आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। तो इनको नोट कर लीजिए, फिर इनको मिटा करके आगे देखते हैं। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो देखते हैं कि इस एसोसिएशन ऑफ मतलब इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का उद्देश्य क्या था। ये जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे, ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संकीर्ण एवं जमींदारी मानसिकता को चुनौती दिया। इन्होंने कहा कि इन लोगों की जो मांग केवल जमींदारी तक रह गई और बहुत संकीर्ण है, इससे राष्ट्रवाद का कोई भला नहीं होने वाला है। तो इन लोगों ने क्या किया कि बंगाल के बाहर भी बहुत सारी शाखाएं इसकी खुली, और शाखाएं खुलने के बाद सदस्यता शुल्क बहुत कम रखा ताकि अधिक से अधिक लोग इस संगठन से जुड़े। और कार्य जो किया, तो एक तो बंगाल से बाहर बहुत सारी शाखाएं खोली। तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में लिख देते हैं यहाँ पे, इन्होंने कार्य जो किया तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में भारी जनमत तैयार करना ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों। एक बात इन्होंने किया कि इस समय क्या चीज़ें चल रही है, यानी भारी के जगह पे यहाँ एक शब्द हम सशक्त लिखे तो और अच्छा होगा। सशक्त जनमत तैयार करना और एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम के माध्यम से भारतवासियों की एकता, एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम के माध्यम से भारतवासियों में एकता की भावना जागृत करना इस संगठन का इतना उद्देश्य था। अब एक संस्था और बंगाल की बस्ती है जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बाद में यही चल के इसी का रूप ले लेती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बन जाती है, अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका विलय हो जाता है, ये कह सकते हैं। तो 1883 में बनती है, क्योंकि 85 में कांग्रेस बन गई तो 83 में ये आई
इंडियन नेशनल, या इंडियन नहीं बल्कि केवल इसका नाम ही इतना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस यहाँ लिख दिए 1883 में। और वही संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। और इसका दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1885 में। उसी समय कांग्रेस का गठन हुआ, तो इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले अधिवेशन में ये लोग हिस्सा नहीं ले पाए थे। तो इसका विलय हो जाता है, बाद में इसका विलय कांग्रेस में हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का समय शुभ हो। फिर मिलते हैं कल एक नए शीर्षक के साथ। मद्रास और बॉम्बे में जो संगठन बने हुए थे, फिर हम देखते हैं कांग्रेस की क्या क्या रणनीतियाँ होती हैं। तो इस तरह से पहले चरण की शुरुआत अब हो चुकी है। जय हिंद।